दोस्तों नमस्कार, आपका अपना ही चैनल सिटी राजा में आपका स्वागत है। आज हम लोग लेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास ज्योग्राफी का एनसीईआरटी नोट्स। इससे पहले 7 क्लास हो चुका है, आज 8वां क्लास है। आप इससे पहले 7 क्लास को नहीं देखे हैं तो जरूर प्लेलिस्ट में जाकर देखिए। आज हम लोग देखेंगे खनिज के वितरण और एशिया में पाए जाने वाला खनिज, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और उसके खनिज का उपयोग कहाँ पे है, ऊर्जा के परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोत क्या क्या है, आगे और लेंगे पेट्रोलियम। इसको करते हुए आज के वीडियो में आज हम लोग एनसीईआरटी ज्योग्राफी को टोटली कंप्लीट कर चुके होंगे 8 वीडियो के अंदर। इससे पहले 7 वीडियो है, उसे देखना ना भूले। अभी तक अगर चैनल को आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करें। हमारे द्वारा रेगुलर अपडेट्स आपको मिलेंगे और डिजिटल क्लास कंटेंट प्रीवियस ईयर पेपर प्लेलिस्ट में जाके इसे कंप्लीट करें। इस बार का सीटेड स्मूथ ट्रिकी वे मैजिकल तरीके से फर्स्ट अटेम्प्ट में आप निकालोगे। सीटेड का बनना है राजा, सब्सक्राइब करें सीटेड राजा। अब देखेंगे खनिज का वितरण। खनिज विभिन्न प्रकार की शैलों में पाया जाता है। कुछ अग्नेय शैल में पाए जाते हैं, कुछ कायांतरित शैल में पाए जाते हैं, जबकि अन्य अपसादी शैलों में भी पाए जाते हैं। धात्विक खनिज अग्नेय और कायांतरित शैल समूह जिसके विशाल पठारों का निर्माण करते हैं धात्विक खनिज में पाए जाते हैं। नोट डाउन करेंगे। आगे चेक करेंगे उत्तरी सूडान में लोहा आयस्क। जी, सूडान में, उत्तरी सूडान में लोहा आयस्क और अंटेरियो कनाडा में तांबा और निकेल के निक्षेप, दक्षिण अमेरिका में लोहा, निकेल, क्रोमाइट और प्लेटिनम अग्नेय और क्रांतिक शैलों में पाए जाने वाला खनिज के उदाहरण है। मैदान और नवीन वलित पर्वत के अवसादी शैल समूहों में अधात्विक खनिज जैसे अधात्विक, जो कि धातु नहीं है, अधातु है, चूना पत्थर पाए जाते हैं। फ्रांस के कंकेशक प्रदेश के चूना पत्थर निक्षेप, जॉर्जिया और यूक्रेन के मैग्नीज निक्षेप और अल्जीरिया के फास्फेट सशस्त्र इसके कुछ उदाहरण हैं। खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम भी अपसादी स्तर में पाए जाते हैं। अब देखेंगे एशिया, कौन कौन से खनिज एशिया में है। चीन और भारत के पास विशाल लोह अयस्क निक्षेप है। लोहा का सबसे ज्यादा चीन और भारत एशिया के अंदर। यह महाद्वीप विश्व का आधे से अधिक टीन उत्पादन करता है। चीन, मलेशिया, इंडोनेशिया विश्व के अग्रणी टीन उत्पादकों में से एक है। चीन सीसा, एंटीमनी और टंगस्टन के उत्पादक में भी अग्रणी है। चीन टंगस्टन, नोट डाउन करेंगे। एशिया में मैग्नीज, बक्साइट, निकेल, जस्ता और तांबा का भी निक्षेप है। अब देखते हैं यूरोप। यूरोप किसके लिए महारत हासिल किए हुए है, चेक करते हैं। यूरोप विश्व में लोहा अयस्क का अग्रणी उत्पादक है। रूस, यूक्रेन और स्वीडन और फ्रांस लोह अयस्कों के विशाल निक्षेप वाले देश हैं। तांबा यानी कि कॉपर, सीसा, जस्ता, जिंक, मैग्नीज और निकेल खनिज के निक्षेप पूर्वी यूरोप और यूरोपीय रूस में पाए जाते हैं। अब देखते हैं नॉर्थ अमेरिका किसके लिए फेमस है और क्या पाए जाते हैं। उत्तरी अमेरिका की खनिज निक्षेप 3 क्षेत्रों में अवस्थित है। ग्रेट लेक के उत्तर में कनाडियल स्ट्रीड प्रदेश, अल्पेशियन प्रदेश और पश्चिमी पर्वत की श्रृंखलाएं हैं। इसमें लोह अयस्क, निकेल, सोना, यूरेनियम और तांबा का खनन कनाडियल शील्ड प्रदेश में है। कोयला का अल्पेशियन प्रदेश में होता है। पश्चिमी कार्डिलेरा में तांबा, सीसा, जस्ता, सोना और चांदी का विशाल निक्षेप है। अब देखते हैं दक्षिण अमेरिका किसके लिए फेमस है और क्या मिलती है इसमें, कौन सा खनिज पाया जाता है। दक्षिण अमेरिका, ब्राजील विश्व के उच्च कोटि के लोह अयस्क आयरन का सबसे बड़ा उत्पादक है। चिली और पेरू तांबे के अग्रणी उत्पादक है। चिली और पेरू तांबे के लिए फेमस है, नोट डाउन करेंगे। ब्राजील और बोलीविया विश्व में टीन के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। दक्षिण अमेरिका के पास सोना है, चांदी, जस्ता, क्रोमियम, मैग्नीज, बक्साइड, अब्रक, प्लेटिनियम, एस्बेस्टस और हीरा के विशाल निक्षेप भी हैं। दक्षिण अमेरिका के पास खनिज तेल वेनेजुएला और अर्जेंटीना, चिली, पेरू और कोलंबिया में भी पाया जाता है। अब देखते हैं अफ्रीका। अफ्रीका किसके लिए भाई फेमस है। अफ्रीका खनिज संसाधनों में धनी है। जी हाँ, यहाँ पे हीरा, सोना, प्लेटिनियम सबसे ज्यादा तो भाई धनी तो होंगे ही भाई। हीरा भी है, सोना भी और प्लेटिनियम भी है। विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है दक्षिण अमेरिका। जिम्बाब्वे और जायरे विश्व के सोना का एक बहुत बड़ा भाग उत्पादित करता है। तांबा, लोहा अयस्क, क्रोमियम और यूरेनियम, कोबाल्ट और बक्साइट दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाला अन्य खनिज है। तेल नाइजीरिया, लीबिया और अंगोला में पाया जाता है। सबसे ज्यादा तो अफ्रीका वाले हैं। सोना भी, प्लेटिनम भी, सब तो ऊपर वाले ने इन्हीं को दे दिया।
ऑस्ट्रेलिया में देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। यह सोना, हीरा, लोहा, अयस्क, टीन और निकेल का अग्रणी उत्पादक माना गया है। यह तांबा, सीसा, जस्ता और मैंगनीज में भी संपन्न है। पश्चिम ऑस्ट्रेलिया के कलगुरली कलगुरली और कुलगांडी क्षेत्र में सोना का सबसे बड़ा निक्षेप है। अब देखते हैं अंटार्कटिका। जी, विभिन्न खनिज निक्षेप पूर्वानुमान के कुछ संभव विशाल के क्षेत्र में अंटार्कटिका का भूमि ज्ञान पर्याप्त रूप से सुप्रसिद्ध है। ट्रांस अंटार्कटिक पर्वत में कोयला, पूर्वी अंटार्कटिक में प्रिंस चार्ल्स पर्वत के निकट लोहे का महत्वपूर्ण मात्रा में निक्षेपों का पूर्वानुमान किया गया है। लोह, अयस्क, सोना, चांदी, तेल भी वाणिज्यिक मात्रा में अंटार्कटिका में पूर्वानुमान लगाया गया है। अब देखते हैं खनिजों का उपयोग कहाँ-कहाँ करते हैं। खनिज का आणविकरण संसाधन है, क्योंकि आणविकरण संसाधन है, नोट डाउन करेंगे। खनिज एक आणविकरण संसाधन है। खनिज का उपयोग कई उपयोग में होता है। रत्नों के लिए, ये तो हम लोग जानते हैं, रत्न का प्रयोग करने के लिए खनिज प्राय कठोर होते हैं। आभूषण बनाने के लिए भी होते हैं, विभिन्न शैलियों में जुड़ा होता है। तांबा अन्य धातु जिसका उपयोग सिक्के से लेकर पाइप तक प्रत्येक वस्तु के लिए किया जाता है। कंप्यूटर उद्योग में भी सिलिकॉन क्वार्ट्ज क्वार्टज से प्राप्त किया जाता है। एल्यूमिनियम जिससे उसे आयक्स बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है। जैसे उपयोग ऑटोमोबाइल और हवाई जहाज में एल्यूमिनियम बोतलबंदी उपयोग भवन निर्माण, रसोई के बर्तन में होता है। ये तो अंडरस्टूड है कि इनका यूज कहाँ कहाँ होता है। अब एक इम्पोर्टेंट है, ऊर्जा के परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोत क्या है। परंपरागत ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वो है जो कि लंबे समय तक समान उपयोग में लाए जाते हैं। ईंधन, जीवाश्मी ईंधन परंपरागत ऊर्जा के दो स्रोत है, नोट डाउन करेंगे, ईंधन और जीवाश्म ईंधन। अब देखते हैं ईंधन, इसका उपयोग पकाने के लिए, ऊष्मा प्राप्त करने के लिए हम ईंधन का उपयोग करते हैं। व्यापक रूप है इसका। हमारे देश में ग्रामीणों को द्वारा की गई 50% अधिक ऊर्जा ईंधन से ही प्राप्त होता है, नोट डाउन करेंगे। अब देखते हैं जीवाश्म ईंधन। जी, जैसे कोयला। कोयला क्या है? जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। इन खनिजों के भंडार सीमित है। विश्व की बढ़ती जनसंख्या जिस दर से इनका उपयोग कर रही है वो इसके निर्माण की दर से कहीं अधिक है, इसलिए ये शीघ्र ही समाप्त होने वाले हैं। कोयला, कोयला का प्राप्त विद्युतीय और तापीय ऊर्जा के लिए भी इसका यूज करते हैं। कोयला लाखों वर्ष पूर्व विशाल फर्न और दलदल के पृथ्वी के परतों को दबने से ही बनता है। कोयला इसके अंतर्निहित धूप के रूप में जाना जाता है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखेंगे विश्व के अग्रणी कोयला उत्पादक देशों में से चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, रूस, दक्षिण अफ्रीका और फ्रांस है। भारत के कोयला उत्पादक क्षेत्र रानीगंज में भारत में है। पश्चिमी बंगाल में तथा झरिया, धनबाद और बोकारो झारखंड में भी कोयला का काफी खदान है, नोट डाउन करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे चेक करते हैं पेट्रोलियम। पेट्रोलियम से काफी क्वेश्चंस भी सीटेड में रिपीट होता है। पेट्रोल और तेल देशों की शुरुआत गाढ़े काले द्रव्य से ही होती है, नोट डाउन करेंगे। पेट्रोल जो निकालते हैं खाद्यान्न से वो काले होते हैं और गाढ़े और द्रव्य में होते हैं, जिसे पेट्रोलियम कहते हैं। यह सैलों की परतों का मध्य पाया जाता है और इसका वेधन अपतटीय और तटीय क्षेत्रों में स्थित तेल क्षेत्रों में किया जाता है। तदुपरांत इसके परिष्करणशाला में भेजा जाता है। इन द सेंस रिसर्च सेंटर की बात कर रहे हैं, परिष्करणशाला, जहाँ पे अपरिष्कृत पेट्रोलियम के प्रकरण से विभिन्न तरह के उत्पाद जैसे डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, मोम, प्लास्टिक, स्नेहक तैयार किया जाता है। पेट्रोल और इससे बने उत्पादों को काला सोना कहते हैं, नोट डाउन करेंगे। काला सोना किसे कहते हैं? पेट्रोल से बने उत्पादों को काला सोना कहते हैं और लोग सीक्रेट में कोयला लगा के आ जाते हैं, लेकिन पेट्रोल से बने उत्पादों को काला सोना कहते हैं। आगे चेक करेंगे पेट्रोलियम के मुख्य उत्पादक देश ईरान, इराक, सऊदी अरब और कतर है। अन्य मुख्य उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, वेनेजुएला और अल्जीरिया है। भारत के मुख्य उत्पादक क्षेत्र असम में डिगबोई और बॉम्बे हाई में कृष्णा और गोदावरी नदियों का डेल्टा है, नोट डाउन करेंगे। पेट्रोलियम में यानी कि असम में डिगबोई जहाँ पे पेट्रोलियम और मुंबई के बॉम्बे हाई तथा कृष्णा और गोदावरी नदियों को डेल्टा है। अब चेक करेंगे प्राकृतिक गैस के बारे में। आज ये वीडियो को कंप्लीट कर लेंगे दोस्तों, चिंता ना करो, ताकि सब्जेक्टिव क्लास एसएसटी का कंप्लीट हो चुका होगा आपका। चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और एक कमेंट मुझे चाहिए आपके तरफ से, आप आगे और क्या चाहते हो मुझसे, और मैं अपना बेस्ट करूंगा इस बार का सीटेट के लिए। आपको बेस्ट ऑफ लक।
अब देखते हैं प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम निक्षेप के साथ पाई जाती है। रूस, नॉर्वे, यूके और नीदरलैंड प्राकृतिक गैस के प्रमुख उत्पादक है। भारत में जैसलमेर, कृष्णा नदी, गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा और मुंबई के कुछ अतटीय क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस के संसाधन पाए जाते हैं। जी हाँ, नोट डाउन करेंगे। अब देखते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस, जिसे हम सीएनजी कहते हैं। एक प्रचलित पर्यावरण हितैषी ऑटोमोबाइल ईंधन है, क्योंकि यह पेट्रोलियम और डीजल की तुलना में कम प्रदूषण करती है। सीएनजी नोट डाउन करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है, इसका सीटेट में क्वेश्चंस भी आ चुका है। अब देखते हैं जल विद्युत। बांधों में वर्षा जल अथवा नदी जल ऊंचाई से गिरने के लिए संग्रहित किया जाता है। बांधों के अंदर से पाइप के द्वारा बहता जल बांध के नीचे स्थिर टरबाइन के ऊपर से गिरता है। घूमते हुए ब्लेड जनरेटर को विद्युतियों के लिए घुमाना, यह जल विद्युत कहलाती है। विद्युत उत्पन्न करने के बाद जो जल बहता है उसका उपयोग कृषि के लिए किया जाता है। विश्व का ऊर्जा का एक चौथाई हिस्सा जल विद्युत से उत्पन्न होता है। विश्व में जल विद्युतीय अग्रणी उत्पादक देश है पराग्वे, नॉर्वे, ब्राजील और चीन। भारत में कुछ महत्वपूर्ण जल विद्युतीय केंद्र है, जिसे हम कहते हैं भाखड़ा, नांगल, गांधी सागर, नागार्जुन सागर और दामोदर नदी घाटी की परियोजना, यह विद्युत का केंद्र है। नोट डाउन करेंगे भारत में। अब देखते हैं ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत क्या क्या है। चेक करते हैं गैर परंपरागत ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत, जो कि गैर है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, जो कि नवीनीकरणीय ऊर्जा है। इन द सेंस सूर्य का तो ताप मिल रहा है, लेकिन उसे हम सोलर के अंदर कन्वर्ट करते हैं, फिर बैटरी, उसके बाद ही हम विद्युत को एनर्जी देते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, नवीनीकरणीय, यानी कि यह साधन नवीनीकरणीय है और गैर परंपरागत स्रोत है। नोट डाउन करेंगे। अब देखते हैं सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी, सूर्य से प्राप्त सौर ऊर्जा और सेल में विद्युत उत्पन्न करने के लिए प्रयोग में किया जा सकता है। इनमें से कई सेल और सौर सोलर पैनल जिसे कहते हैं, से तापन व प्रकाश के लिए शक्ति उत्पन्न करने के लिए जोड़ा जाता है। धूप की प्रचुरता वाले उष्ण कटिबंध देश के लिए सौर ऊर्जा उपयोग है। एक तो एक क्वेश्चन ये बन गया कि सबसे ज्यादा धूप कहाँ पे होगी, उष्ण कटिबंध देशों में होगी, और वहाँ पे सौर ऊर्जा काफी इंपॉर्टेंट यूजेस उनका होगा। अब देखेंगे प्रौद्योगिकी बहुत लाभदायक है, ये तो हमको मुझे पता ही है सब लोगों को। सौर ऊर्जा उपयोग का सौर ताप, सौर कूलर, सोलर ड्रायर के साथ साथ समुदाय को रोशनी देने का यातायात संकेत में भी सोलर का ऊर्जा होता है। अब देखते हैं पवन, विंड एनर्जी। पवन चक्कियों का उपयोग अनाजों को पीसने और जल निकालने के लिए चिरकाल से चला आ रहा है, ये तो अंडरस्टूड है। वर्तमान पवन चक्कियों में तीव्र गति से चलती हवाएं पवन चक्की को घुमाती है और विद्युत उत्पादन करने के लिए जनरेटर से जुड़ी होती है। नोट डाउन करेंगे। पवन चक्कियों को समूह युक्त पवन फार्म तटीय क्षेत्रों में पवन घाटियों में भी जहाँ प्रबल और लगातार हवाएं चलती हैं, वहां स्थित पवन फार्म नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएस और स्पेन में पाए जाते हैं। पवन ऊर्जा के उत्पादन में उल्लेखनीय है। अब आगे चेक करेंगे परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा प्राकृतिक तौर से रेडियो सक्रिय पदार्थ है। यूरेनियम और थोरियम यूरेनियम और थोरियम के परमाणु केंद्रों का संग्रहित ऊर्जा से प्राप्त की जाती है। यह पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर नाभिक के विखंडन से गुजरता है। परमाणु ऊर्जा नोट डाउन करेंगे। उत्सर्जन ऊर्जा की प्राप्ति भी इससे होती है। परमाणु ऊर्जा के सबसे बड़े उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप है। भारत में राजस्थान और झारखंड के पास यूरेनियम का विशाल निक्षेप है। नोट डाउन करेंगे। तो भारत में, राजस्थान में यूरेनियम और झारखंड के पास यूरेनियम का विशाल निक्षेप है। थोरियम विशाल वाला मात्रा केरल में मोनोजाइट बालू में पाए जाते हैं। थोरियम केरल में मोनोजाइट बालू में थोरियम पाया जाता है। भारत में स्थित परमाणु ऊर्जा के केंद्र तमिलनाडु के कलपक्कम, महाराष्ट्र में तारापुर, राजस्थान के कोटा के निकट राणा प्रताप सागर, उत्तर प्रदेश में नरोरा और कर्नाटक में केंगा है। नोट डाउन करेंगे। परमाणु ऊर्जा केंद्र है तमिलनाडु में कलपक्कम, महाराष्ट्र में तारापुर, राजस्थान में कोटा और कोटा के निकट राणा प्रताप सागर, उत्तर प्रदेश में नरोरा और कर्नाटक में केंगा है। नोट डाउन करेंगे। अब देखेंगे भूतापीय ऊर्जा। जी हाँ, ताप ऊर्जा जो पृथ्वी से प्राप्त होती है भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। पृथ्वी के अंदर गहराई बढ़ने के साथ तापमान में लगातार वृद्धि होती है। कभी कभी यह तापमान ऊर्जा भू सतह पर गर्म जल के झरने के रूप में प्रकट हो सकती है। यह ताप ऊर्जा शक्ति उत्पादन करने में प्रयुक्त की जा सकती है, जिसे हम ताप ऊर्जा भी कहते हैं। वर्षों से गर्म जल बरसों से गर्म जल का स्रोत रूप भूतापीय ऊर्जा खाना बनाने के लिए, ऊष्मा प्राप्त करने और नहाने के लिए प्रयोग किया गया है।
यूएसए विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा का संयंत्र है यूएसए। इसके बाद न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपींस और मध्य अमेरिका है। भारत में भूतापीय ऊर्जा के संयंत्र हिमाचल प्रदेश में मणिकरण और लद्दाख में पूगा घाटी में स्थित है। हिमाचल में मणिकरण और लद्दाख में पूगा घाटी, नोट डाउन करेंगे। अब देखते हैं ज्वारीय ऊर्जा। ज्वार से उत्पन्न ऊर्जा को ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। इस ऊर्जा का विदोहन समुद्र के सक्रिय मुहाने बांध के निर्माण से किया जाता है। उच्च ज्वार के समय ज्वारों की ऊर्जा का उपयोग बांध में स्थापित टरबाइन को घुमाने के लिए किया जाता है। रूस, फ्रांस और भारत के कच्छ, नोट डाउन करेंगे, रूस, फ्रांस और भारत के कच्छ की खाड़ी में विशाल ज्वारीय मील के क्षेत्र हैं। अब आगे देखते हैं बायोगैस। जैविक अपशिष्ट जैसे मृत पौधे, जंतुओं का अवशेष, पशुओं का गोबर रसोई के अपशिष्ट गैसीय ईंधन में बदला जाता है। इसे हम बायोगैस कहते हैं। जैविक अपशिष्ट बैक्टीरिया द्वारा बायोगैस संयंत्र में अपघटित होता है, जो कि अनिवार्य रूप से मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। अब पूछा जाए आपसे कि बायोगैस किसका मिश्रण है? मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। बायोगैस खाना पकाने तथा विद्युतीय उत्पादन का सर्वोत्तम ईंधन है और इसके प्रति वर्ष बड़ी मात्रा में जैव खाद का भी बायोगैस से उत्पादन होता है। अब देखते हैं आर्थिक क्रियाएं। पौधे से अपरिकृत उत्पाद तक रूपांतरित में 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं होती है। यह प्राथमिक है, प्राइमरी द्वितीयक है और तृतीयक क्रियाएं हैं। अब देखते हैं प्राथमिक क्रियाएं। जी, इससे क्वेश्चन भी आ चुका था, आम का जूस या इस तरह के कुछ थे। प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से है। कृषि में जैसे कि मत्स्य, ये प्रथम है, फर्स्ट लेयर में ही इनका और सेकंड कुछ लेयर नहीं बनेगा बिजनेस के लिए, अकॉर्डिंग टू बिजनेस क्रिया। संग्रहण एक उदाहरण है। अब देखेंगे सेकंड लेयर, द्वितीय क्रियाएं इन संसाधनों का प्रसंस्करण से संबंधित, जैसे कि इस्पात, अब लोहा निकला उसे तो फिर फिल्टर करके आप दूसरा कुछ बनाओगे। विनिर्माण, डबल रोटी पकाना और कपड़ा बुनना इन क्रियाओं का उदाहरण है। जैसे कि डबल रोटी पकाना, कपड़ा बुनना, ये भी सेकंड है। अब तृतीय क्रिया थर्ड लेयर में क्या है? प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रों का सेवा कार्य के द्वारा सहयोग प्रदान करती है, जैसे कि यातायात, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, विज्ञापन। ये थर्ड लेयर का हमारा आर्थिक क्रिया है। अब देखेंगे एग्रीकल्चर। कृषि का एक प्राथमिक क्रिया है फसलों, फल और सब्जियों, फूल उगाने और पशुधन पालना। नोट डाउन करेंगे, एग्रीकल्चर में पशुधन पालना भी है, इन्हें भी शामिल किया गया और इससे सीटेड क्वेश्चंस भी पूछती है। पशुधन यानी कि पशु को पालना भी कृषि में ही आता है। विश्व में 50% लोग कृषि से संबंधित क्रियाओं में संलग्न है। 50-50% लोग। भारत के 2/3 जनसंख्या अब तक कृषि पर निर्भर है। जिस भूमि पे फसल उगाई जाती है इसे हम कृषिगत भूमि कहते हैं। नोट डाउन करेंगे, उसे हम क्या कहते हैं? कृषिगत भूमि। अब इससे तक कितना क्वेश्चन आ चुका है। जी हाँ, अब आँख कान खोल के देखिए। एग्रीकल्चर मृदा की जुताई, फसल उगाने, पशुपालन का विज्ञापन और कला है, इसे खेती भी कहते हैं एग्रीकल्चर को। सेरीकल्चर रेशम की उत्पादन को कहते हैं। अगर ये याद नहीं रहे, सिंपल सा, सेरी में साड़ी का उच्चारण हो रहा, साड़ी रेशम का होता है। नोट डाउन करेंगे, इससे आप कोऑर्डिनेट करके आप लाइफ टाइम के लिए सेरीकल्चर को भूलोगे नहीं। रेशम का कीट वाणिज्यिक पालन है और यह कृषि के आय का पूरक हो सकता है। एक क्वेश्चन भी आ चुका था वाणिज्यिक खेती में, तो रेशम का खेती, कॉफी, चाय, ये वाणिज्यिक खेती होता है। पीसी कल्चर, पीसी इन द सेंस मत्स्य पालन, इसे नोट करने के लिए आप याद करेंगे, मछली का पीस बनाते हो तो पीसी कल्चर यानी कि मत्स्य पालन, विशेष रूप से निर्मित तालाबों का पोखरों में मत्स्य पालन को ही पीसी कल्चर कहते हैं। विटीकल्चर अंगूरों की खेती, नोट डाउन करेंगे, विटीकल्चर अंगूरों की खेती, विटीकल्चर अंगूरों की खेती। अब देखेंगे हॉर्टिकल्चर, वाणिज्यिक उपयोग, सब्जी, फूल और फलों का उगाना ही हम लोग हॉर्टिकल्चर कहते हैं। इन द सेंस इसे यही कह सकते हैं कि हॉट इन द सेंस मार्केट का सबसे हॉट हॉर्टिकल्चर है, क्योंकि सब्जी, फूल, फल सबसे ज्यादा बिकने वाला चीजें हैं। अब देखेंगे कृषि तंत्र। कृषि या खेती एक तंत्र के रूप में देखा जा सकता है। इसके महत्वपूर्ण निवेश बीज, उर्वरक और मशीनरी और श्रमिक है। नोट डाउन करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या चाहिए? बीज, उर्वरक, मशीनरी और श्रमिक भी है। जैविक कृषि किसे कहते हैं? इस प्रकार के कृषि में रासायनिक खादों के स्थान पर जैविक खाद, प्राकृतिक कीटनाशी का उपयोग किया जाता है। फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए अनुवांशिक रूपांतरण नहीं किया जाता है, जेनेटिक मॉडिफिकेशन। ये क्वेश्चंस आ भी चुका है। अब देखते हैं कृषि के प्रकार कितने हैं। कृषि के 2 प्रकार हैं, जिसे हम कह सकते हैं निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि। अब देखते हैं निर्वाह कृषि का डिफिनेशन क्या है और
इस पर निर्वाह कृषि का निर्वाह इस प्रकार के कृषि कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। पारंपरिक रूप से कम उपज प्राप्त करने के लिए निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी और पारिवारिक श्रम का उपयोग करते हैं। निर्वाह कृषि को पूर्ण गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि में वर्गीकृत किया जाता है। इसे हम कहते हैं निर्वाह कृषि। इसे हम कहते हैं निर्वाह कृषि। नोट डाउन करेंगे, मतलब इन द सेंस जो अपने परिवार के लिए इस प्रकार की कृषि को हम लोग निर्वाह कृषि कहते हैं। नोट डाउन करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे नोट डाउन करने याद करने के लिए क्या कह सकते हैं, गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि वर्गीकृत किया जा सकता है। अब देखते हैं गहन और आदिम दोनों को वर्गीकृत करके किस तरह से है। अब गहन निर्वाह कृषि में क्या है, किसान एक छोटे भूखंड, साधारण औजार और अधिक श्रम से खेती करता है। गहन कृषि में अधिक धूप वाले दिनों से युक्त जलवायु और उर्वरा मृदा वाले खेतों में एक वर्ष के लिए एक से अधिक फसल उगाई जा सकती है। चावल मुख्य फसल होती है, इसमें गहन कृषि में चावल मुख्य है। अन्य फसलों में गेहूं, मक्का, दलहन और तिलहन भी शामिल है। गहन निर्वाह कृषि दक्षिणी, दक्षिणी पूर्वी, पूर्वी एशिया, संघनन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में प्रचलित है। अब देखते हैं आदिम निर्वाह कृषि, इसे भी आप समझ लेंगे। यह स्थानांतरित कृषि जिसे हम कह सकते हैं चालवासी पशुचरण भी शामिल इसमें है आदिम निर्वाह कृषि में। नोट डाउन करेंगे इन द सेंस ये इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। सबसे पहले निर्वाह कृषि किसे कहते हैं, जो अपने यूजेस के लिए ज्यादातर यूज के लिए, खुद का यूज के लिए और खुद के सब कुछ इस इन द सेंस कह सकते हैं लेबर मजदूरी वो खुद ही कर रहे होते, ज्यादा मेहनत खुद के लिए ही कर रहे होते हैं और ज्यादा मशीनरी का प्रयोग नहीं है, उसे निर्वाह कृषि भी कह सकते हैं। स्थानांतरित कृषि अमेजन बेसिन के सघन वन क्षेत्र, उष्णकटिबंध अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशियाई, उत्तरी पूर्व भारत के भागों का प्रचलित है। ये भारी वर्षा और वनस्पति के तीव्र पुनर्जनन वाले क्षेत्र है। वृक्षों को काटकर और जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है। स्थानांतरित कृषि की बात हो रही है। वृक्षों को काटकर और जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है और राख को मृदा में मिलाया जाता है। झूम का खेती भी आप इसे कह सकते हैं। और मक्का, रतालू, आलू, कसाव जैसी फसलों को उगाया जाता है। झूम की खेती स्थानांतरित खेती मल्टीपल मल्टीपल खेती उसमें किया जाता है। नोट डाउन करेंगे, भूमि की उर्वरता की समाप्ति के बाद वह भूमि को छोड़ दिया जाता है, कृषक नए भूखंड पे चला जाता है। स्थानांतरित कृषि को कर्तक एवं दहन कर्तक एवं दहन कृषि के रूप में भी जाना जाता है। नोट डाउन करेंगे। अब इससे चेक करेंगे स्थानांतरित कृषि विश्व में किस किस भागों में और कहाँ कहाँ प्राप्त है। झूमिंग उत्तरी पूर्वी भारत में झूम की खेती, झूमिंग मिल्पा मैक्सिको में, रोका ब्राजील में, लद्दाख में मलेशिया, लद्दाख इन द सेंस मलेशिया, जिसे हम कहते हैं झूम की खेती भारत में। नोट डाउन करेंगे। अब देखते हैं चलवासी पशुचरण, सहारे के अर्धशुष्क और शुष्क प्रदेशों में, मध्य एशिया, भारत के कुछ भागों में जैसे राजस्थान, जम्मू और कश्मीर में प्रचलित है। इस प्रकार की कृषि को पशु चारक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान के निश्चित मार्गों में घूमते हैं। इसे हम कहते हैं पशुचरण या पशु चारक। नोट डाउन करेंगे। अब देखते हैं वाणिज्यिक कृषि, इससे काफी क्वेश्चंस भी आ चुका था सीटेड में। वाणिज्यिक कृषि फसल उत्पादन में पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है। इसके विस्तृत कृषि क्षेत्र आदि पूंजी का उपयोग किया जाता है। अधिकांश कार्य मशीनों को द्वारा किया जाता है। वाणिज्यिक कृषि में अनाज मिश्रित कृषि, रोपण कृषि भी शामिल है। अब देखते हैं वाणिज्यिक अनाज कृषि क्या क्या है, चेक करते हैं। में फसलें वाणिज्यिक उद्देश्य में से लगाई जाती है। गेहूं, मक्का समान रूप से उगाई जाने वाली फसलें। उत्तर अमेरिका, यूरोप, एशिया में शीतोष्ण घास के मैदान में वाणिज्यिक अनाज कृषि के प्रमुख क्षेत्र है। यह क्षेत्र सेक्टर हेक्टर में बड़े फार्म से युक्त विरल आबादी वाले हैं। अत्यधिक ठंड वर्धन काल को बाधित करती है और यह केवल एक ही फसल उगाई जा सकती है। वाणिज्यिक अनाज कृषि, वाणिज्यिक अनाज कृषि की बात हो रही थी, वाणिज्यिक कृषि की नहीं। नोट डाउन करेंगे। अब देखते हैं मिश्रित कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसल उगाने और पशुधन पालने के लिए किया जाता है। मिश्रित कृषि यह यूरोप, पूर्वी संयुक्त अमेरिका राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अमेरिका में प्रचलित है। अब देखते हैं रोपण कृषि। वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है जहां चाय रोपण कृषि, चाय, कहवा, काजू, रबर, केला और कपास की एकल फसल उगाई जाती है। इसमें बृहद पैमाने पे श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। उत्पादन में प्रसंस्करण खेतों पर ही या निकट के कारखानों में किया जा सकता है। इस प्रकार की कृषि को परिवहन जाल के विकास की अनिवार्यता होती है। रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्रों में विश्व के उष्णकटिबंध प्रदेशों में पाए जाते हैं। मलेशिया में रबर, ब्राजील कहवा, भारत के श्रीलंका और चाय।
नोट डाउन करेंगे। मिश्रित कृषि और जिसे वाणिज्यिक कृषि में मलेशिया में रबर, ब्राजील में कहवा, भारत और श्रीलंका में चाय के कुछ उदाहरण है मिश्रित कृषि और वाणिज्यिक कृषि में। नोट डाउन करेंगे। दोस्तों वीडियो को अभी तक लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। हमारे द्वारा कोई भी रिसेंट अपडेट आपको मिलता रहेगा। जी हाँ, सीटेट का बनना है राजा, सब्सक्राइब करें सीटेट राजा। आगे देखेंगे मुख्य फसलें। गेहूं, चावल, मक्का और बजरा खाद्य फसलें हैं। जूट और कपास रेशेदार फसलें हैं। जूट और कपास रेशेदार फसलें हैं, नोट डाउन करेंगे। चाय कहवा मुख्य पेय फसलें हैं, चाय और कहवा। कृषि का विकास, अधिक जनसंख्या वाले विकासशील देश अधिकतर गहन कृषि करते हैं, जहां छोटी जोतों पर सामान्यतः जीवोपार्जन यानी जीवोपार्जन के लिए फसल उगाई जाती है। बड़ी जोतें वाणिज्यिक कृषि के लिए अधिक उपयोगी, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में वाणिज्यिक कृषि होती है काफी ज्यादा। अब देखते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका का एक फॉर्म। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक फॉर्म औसत आकार भारतीय फॉर्म की तुलना में बहुत बड़ा होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक प्रारूप फार्म का आकार 250 हेक्टेयर होता है। किसान सामान्यतः फार्म में रहता है। मक्का, सोयाबीन, गेहूं, चकुंदर यहाँ उगाई जाने वाले कुछ उदाहरण फसलें हैं। आगे चेक करेंगे उद्योग। जी हाँ, उद्योग का संबंध आर्थिक गतिविधियों से है कि वस्तु का उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण तथा सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित है। अब उद्योग का वर्गीकरण कैसे करेंगे हम? कच्चा माल, आकार, स्वामित्व के आधार पर इसका वर्गीकरण करेंगे। अब देखते हैं आकार, साइज के आकार से, जिसे हम शॉर्ट में ले लघु उद्योग और लघु उद्योग कह सकते हैं, बृहत आकार के उद्योग कह सकते हैं। इसे हम कह सकते हैं उद्योग के आकार में निवेश की गई पूंजी राशि, नियोजित लोगों की संख्या, उत्पादन की मात्रा, आकार के आधार पर उपयोग दो भागों में हम बांट सकते हैं, लघु उद्योग और बृहत उद्योग। कुटीर या घरेलू उद्योग छोटे पैमाने के उद्योग हैं, नोट डाउन करेंगे। अब देखेंगे स्वामित्व यानी कि ऑनरशिप की बात हो रही है। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को निजी क्षेत्र के स्वामित्व अथवा सार्वजनिक क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र वर्गीकृत किया जा सकता है। ओनरशिप इन द सेंस निजी क्षेत्र, राज्य स्वामित्व, सार्वजनिक क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र में वर्गीकृत किया जा सकता है। निजी क्षेत्र उद्योग का स्वामित्व एवं संचालन या तो एक व्यक्ति के द्वारा या व्यक्ति के समूह के द्वारा किया जा सकता है। अब देखेंगे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग का स्वामित्व संचालन सरकार के द्वारा होता है, जो कि सार्वजनिक होता है, जैसे कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये गवर्नमेंट इसे ऑपरेट करती है, नोट डाउन करेंगे, जो कि सार्वजनिक क्षेत्र के लिए है। अब देखेंगे संयुक्त क्षेत्र के उपयोगिता, स्वामित्व और संचालन राज्यों और व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का समूह के द्वारा होता है। मारुति उद्योग लिमिटेड, जैसे मारुति बनाती है अपनी कार, अपना क्षेत्रों के लिए हो रहा एक उदाहरण है स्वामित्व संचालन, नोट डाउन करेंगे, का एक उदाहरण है। सहकारी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व संचालन कच्चे माल के उत्पादक या पूर्तिकारों, कामगारों अथवा दोनों के द्वारा होता है। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, सुधा डेयरी सहकारी में उपकरण उत्तम एक उदाहरण है सहकारी का, नोट डाउन करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है यह, काफी इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चंस भी आ चुका था, नोट डाउन करेंगे, इससे क्वेश्चंस भी आ चुका था। अब देखेंगे औद्योगिक प्रदेश। औद्योगिक प्रदेश का विकास तब होता है जब कई तरह का उद्योग एक दूसरे के निकट स्थित होते हैं और अपनी निकटता का लाभ आपस में बांटते हैं। विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश पूर्वोत्तर अमेरिका, पश्चिमी और मध्य यूरोप, पूर्वी यूरोप और पूर्वी एशिया। मुख्य औद्योगिक प्रदेश अधिकांश शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्रों, समुद्री पत्तनों के समीप और विशेष तौर पर कोयला क्षेत्र के निकट स्थित होता है, नोट डाउन करेंगे। शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र, समुद्री पत्तनों के समीप और विशेष तौर पर कोयला क्षेत्र के निकट होता है। कारखाना चलाने के लिए कोयला का यूजेस ज्यादा होता है, नोट डाउन करेंगे। औद्योगिक विविधता, भोपाल में 3 दिसंबर 1984 को लगभग 12:30 घटित अब तक की सबसे त्रासपूर्ण औद्योगिक दुर्घटना है। यह एक प्रौद्योगिकीय दुर्घटना थी जिनमें यूनियन कार्बाइड की कीटनाशक कारखाना से हाइड्रोजन साइनाइड और प्रतिक्रियाशील उत्पादक के साथ साथ अत्यंत विषैली मिथाइल आइसोनाइट MIC गैस का रिसाव हुआ था। 1989 में सरकारी सूचना के अनुसार 35,598 व्यक्तियों को मृत्यु हो गई थी, ये सरकारी डेटा है। हजारों लोग जो बच गए वो आज भी अधिक बीमारी जैसे अंधापन, प्रतिरक्षा तंत्र विकृति, अंतर्शोथ विकृति आदि से पीड़ित है, नोट डाउन करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे देखेंगे 23 दिसंबर 2005 चीन, 23 दिसंबर 2005 में चीन में गाओ कायो चोंगिंग में गैस कूप विस्फोट से 243 लोगों की मृत्यु हुई तथा 9,000 लोग दुर्घटनाग्रस्त भी हो गए थे।
और इन स्थानों पे 64,000 लोगों को विस्थापित किया गया था। कई लोग विस्फोट के बाद भी न भाग सकने के कारण मर गए थे, कि वो भाग नहीं पाए। वह समय पर भाग उनकी आंखों की त्वचा, फेफड़े गैस में क्षतिग्रस्त हो गए। उभरते हुए उद्योग, सनराइज उद्योग किसे कहते हैं? आईटी का सेक्टर, इससे क्वेश्चंस भी आ चुका था। के नाम से जाने वाला उद्योग क्या है? सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि आईटी सेक्टर, स्वास्थ्य लाभ, सत्कार ज्ञान से संबंधित उद्योग, सत्कार ज्ञान से ये सनराइज उद्योग इसे हम कहते हैं। अब देखेंगे प्रगलन। प्रगलन यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें धातु को उसके अयस्कों के द्वारा गलनांक बिंदु से अधिक तापकर निष्कासित किया जाता है। मिश्र धातु इस्पात के असमान कठोरता, दृढ़ता और जंग प्रतिरोध क्षमता को प्रदान करते हैं। अब देखते हैं जमशेदपुर पीटरबर्ग। जमशेदपुर 1947 पूर्व भारत में केवल एक इस्पात कारखाना टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, जिसको यह निजी स्वामित्व में था। स्वतंत्रता के पश्चात सरकार ने यह कार्य अपने हाथों में ले लिया। नोट डाउन करेंगे। आगे चेक करेंगे पीटर्सबर्ग। यह संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महत्वपूर्ण इस्पात नगर है। पीटर्सबर्ग पीटर्सबर्ग के इस्पात उद्योग को स्थानीय सुविधा उपलब्ध है। कच्चे माल जैसे कोयला पीटर्सबर्ग में ही उपलब्ध होते हैं। अब देखेंगे ग्रेट लैक्स। चेक करते ग्रेट लैक्स के नाम सुपीरियर, ह्यूमियन, ऑटो, ओंटारियो, मिशिगन और ईरी, इन पांचों झीलों के सुपीरियर झील सबसे बड़ी है और अन्य की तुलना में उच्च उद्धर प्रभाव यानी उच्च धारा प्रभाव भी कह सकते हैं पर स्थित है। शब्द टेक्सटाइल लैटिन के टेक्सियरी व्युत्पन्न किया गया है, जिसका अर्थ है बुनना होता है। किसका अर्थ होता है? बुनना। नोट डाउन करेंगे। आगे चेक करेंगे सूती वस्त्र का उद्योग। जी आज प्रधानमंत्री कौशल योजना। बस वीडियो कंप्लीट, आज टोटल ज्योग्राफी कंप्लीट। सूती वस्त्रों का उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग विश्व के प्राचीनतम उद्योग में से एक है। सूरत के बड़ोदरा और सुनहरी जरी के काम में सूती वस्त्र की गुणवत्ता और डिजाइनों के लिए विश्व विख्यात है। नोट डाउन करेंगे। सूरत के बड़ोदरा में सुनहरी जरी काफी इंपॉर्टेंट और प्रसिद्ध है। पहली सफल यांत्रिकृत वस्त्र मिल मुंबई में 1954 में स्थापित किया गया था। देश में प्रथम वस्त्र उद्योग 1818 कोलकाता के समीप फोर्ट ग्लेस्टर में स्थापित हुआ था, लेकिन कुछ समय के बाद यह बंद हो गया था। अहमदाबाद किसके लिए विख्यात है भाई? अहमदाबाद गुजरात के साबरमती नदी के तट पे स्थित है। 1959 में यह पहली सूती मिल स्थापित हुआ था। 1959 में यह बहुत ही जल्दी मुंबई के बाद दूसरा सबसे बड़ा वस्त्र निर्माता मुंबई के बाद बना था। नोट डाउन करेंगे। अहमदाबाद में प्राय भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अहमदाबाद को भारत का मानचेस्टर भी कहते हैं। भारतीय वस्त्र उद्योग के कुल उत्पादन का लगभग 1/3 हिस्सा निर्यात किया जाता है। आगे चेक करेंगे ओसाका। ओसाका जापान का एक महत्वपूर्ण वस्त्र उत्पादन केंद्र है। ओसाका, ओसाका नोट डाउन करेंगे। और मैनचेस्टर के नाम से भी इसे हम जानते हैं। ओसाका को नोट डाउन करेंगे। अब देखेंगे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PKVY 2015 में 1 करोड़ भारतीय युवाओं को 16 से लेकर 20 तक प्रशिक्षित करने का उद्देश्य शुरू किया गया था। मतलब कि ऐसे कहते हैं प्रधानमंत्री स्किल योजना भी कह सकते हैं। इस योजना का उद्देश्य संभाव्य और मौजूदा रोजगार अर्जक गुणवत्ता प्रशिक्षण प्रदान करना, रोजगार योग्य कौशल और योग्यता को प्रोत्साहित करना है। अब देखेंगे जनसंख्या का विवरण। विश्व का जनसंख्या 90% से अधिक भाग भूपृष्ठ लगभग 30% भाग पे निवास करता है। विषुवत वृत्त के दक्षिण की अपेक्षा विषुवत वृत्त के उत्तर में बहुत ही अधिक लोग रहते हैं। विश्व की कुल जनसंख्या के लगभग 3/4 लोग 2 महाद्वीप एशिया और अफ्रीका में रहते हैं। नोट डाउन करेंगे। एशिया और अफ्रीका में सबसे ज्यादा जनसंख्या है। एशिया की बात किया जाए तो एशिया में चीन, सेकंड में है भारत। नोट डाउन करेंगे। विश्व के 60% लोग केवल 10 देशों में ही रहते हैं। इन सभी देशों में 10 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं। नोट डाउन करेंगे। आगे चेक करेंगे जनसंख्या का घनत्व कैसे निकालेंगे। पृथ्वी के पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाला लोगों की संख्या जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। भारत का जनसंख्या का औसत घनत्व 382 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। सामान्य रूप से यह प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त किया जाता है। संपूर्ण विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दक्षिण मध्य एशिया में है। इसके पश्चात क्रमशः पूर्वी एशियाई एवं दक्षिणी पूर्वी एशियाई में है। अब आगे चेक करते हैं जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला कारक। भौगोलिक कारक क्या है जो जनसंख्या को प्रभावित करेंगे? स्थलाकृति, जलवायु, मृदा, जल, खनिज।
आगे देखेंगे सामाजिक सांस्कृतिक कारक क्या है, इसे भी चेक करते हैं। सामाजिक कारण, सांस्कृतिक कारण और आर्थिक कारक क्या है। अच्छे आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा क्षेत्र में अत्यधिक घने बसे, उदाहरण के लिए पुणे, नोट डाउन करेंगे। सांस्कृतिक कारक क्या है, धर्म और संस्कृति महत्व महत्व वाले स्थान लोगों को आकर्षित करते हैं, जैसे वाराणसी, यरूशलेम और वेटिकन सिटी इसके कुछ उदाहरण है। आर्थिक में क्या है, आर्थिक कारक औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए लोग बड़ी संख्या में इन क्षेत्रों और आकर्षित होते हैं। जापान में ओसाका और भारत में मुंबई दो घने क्षेत्र में बसे हैं आर्थिक के दृष्टिकोण से। और एक चीज और है, भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई है, नोट डाउन करेंगे। आर्थिक राजधानी की अगर बात हो, जनसंख्या परिवर्तन जन्म को साधारण जन्म दर में आंका जाता है, नोट डाउन कर। ये क्या हो गया, अब देखेंगे प्रति व्यक्ति जन्म, सॉरी डिस्टरबेंस के लिए, जन्म दर प्रति अर्थात 1000 है, नोट डाउन करेंगे। किसी क्षेत्र विशेष में लोगों को आने जाने का प्रवास कहते हैं, किसी क्षेत्रों में लोगों को आने जाने को क्या कहते हैं, प्रवास कहते हैं। इस पॉइंट को देखेंगे, जन्म को साधारणतः जन्म दर में आंका जाता है। जन्म दर अर्थात प्रति 1000 व्यक्ति पर जीवन जन्मों की संख्या को मापा जाता है। और मृत्यु दर भी प्रति 1000 व्यक्तियों पे मृतक की संख्या में मापा जाता है। एक देश के जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर को प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। एक तो जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का जो गैप है, अंतर को ही हम प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। अप्रवासी क्या है, प्रवासी तो आपने देख लिया, वे लोग होते हैं जो देश छोड़ के अप्रवासी हो जाते हैं, नोट डाउन करेंगे। देश छोड़ के अप्रवासी हो जाते हैं वो लोग होते हैं जो देश में आते हैं, जो वो लोग होते हैं जो देश में आते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के भीतरी प्रवास अथवा अप्रवास द्वारा संख्या बढ़ी है। सूडान, बाबू आजमो